मोर आवाज मोर अधिकार मुद्दे को लेकर बीजेपी सड़क पर दिखी। बीजेपी ने करीब 1 लाख लोगों के साथ विधानसभा का घेराव करने की कोशिश की। आंदोलन की शुरुआत बीजेपी ने आवासहीन हितग्राहियों के पैर पखार कर की। इस आंदोलन के जरिए बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को लाभ नहीं देने के आरोप लगाए हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट कर कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप मढ़े, तो पूर्व सांसद रामविचार नेताम ने ऐलान किया कि जब तक भूपेश सरकार नहीं हटती, पूर्व सांसद नंद कुमार साय बाल नहीं कटाएंगे। नहीं, देखिए, वो बात बाल से जुड़ा हुआ है तो रामविचार जी के भाषण में था, वो मैंने तो कहा नहीं था, लेकिन उन्होंने अगर कह दिया है, बाल तो हम कटाते ही नहीं है, बाल तो है ही है। और इसको उतनी बड़ी सभा में लोगों ने सुना, समझ लिया, और वो विषय पर फिर और कोई बात करना उचित नहीं था। वो हमारा बाल तो है ही। अगर रामविचार जी ने कह दिया है तो उस बात को पूरा करना बहुत जरूरी है। वो भी लगे, पूरी पार्टी लगे और सरकार बीजेपी की बने। आवासहीनों को छेड़कर भूपेश ने अपनी सरकार की उल्टी गिनती शुरू कर दी है। सरकार को जाने का समय आ चुका है और आज जो आक्रोश दिख रहा है, जो भीड़ दिख रही है, पूरे शहर के अंदर आवास की चर्चा है। 16 लोगों की आवाज छीनने वाला अकेला भूपेश बघेल है। ये गरीबों का आवाज छीनने का काम भूपेश बघेल नहीं है। गरीबों के कल्याण के लिए हम संकल्पित हैं। गरीबों के अधिकार के बीच में जो आएगा उसे उखाड़ कर फेंकेंगे, पर गरीबों को उनका हक दिलाकर रहेंगे। इधर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने भी नंद कुमार साय का जवाब देते हुए कहा कि फिर से कांग्रेस सरकार नहीं आई तो वो मूंछ मुड़वा लेंगे। यानी ये आंदोलन अब चुनौती की सियासत में तब्दील हो गया है। जाहिर है कि अपनी मूंछों को दांव पर लगाकर बीजेपी नेता दिलीप सिंह जुदेव ने छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास की धारा बदल दी थी और अब एक बार फिर चुनौती की सियासत प्रदेश में दिख रही है। वहीं बीजेपी के विधानसभा घेराव पर सीएम भूपेश ने बीजेपी से सवाल पूछे हैं। सीएम ने पूछा है कि 16 लाख मकान के आंकड़े कहां से आ गए, जबकि 7 लाख ही मकान बचे हैं। तो ये भ्रम फैलाने का काम लगातार भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो ये स्थिति है। तो इसमें मैं तो स्पष्ट कहना चाहूँगा कि जो हम सर्वे करा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन करती है कि नहीं करती है। दूसरी बात है, वो सूची कब देंगे। वो जो मिस्ड कॉल किए हैं, जो फॉर्म भरवाए हैं, वो सूची कब देंगे, और सर्वे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, आवास का, शौचालय का और गैस सिलेंडर का। अब वो बाल तो बहुत पहले से रख लिए हैं, तो उनको कटाने नहीं कटाने क्या प्रश्न है। आज पहले बाल कटा लेते, उसके बाद शपथ लेते कि सरकार बनने तक इसके तक मैं बाल नहीं कटाऊंगा, तो समझ में आता है। वो तो 10-20 साल से बाल बढ़ा के रखे। देखिए, उन्होंने जो कहा है कि हम बाल नहीं कटवाएंगे जब तक सरकार नहीं बनेगा, तो हम भी बोलते हैं कि इतना काम हमारा सरकार कर रहा है आदिवासियों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए। हमारे भी अगर सरकार नहीं है तो हम भी मुंह छुड़वा देंगे। कुल मिलाकर सड़क से सदन तक बीजेपी कांग्रेस सरकार को घेरने में लगी है। बीजेपी उन मुद्दों को उठा रही है जो सीधे जनता से जुड़े हैं। इन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री आवास योजना। अब बीजेपी को इस घेराबंदी का फायदा 2023 के चुनाव में कितना मिल पाता है, ये तो चुनाव के नतीजों से ही साफ होगा। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस ने भी बीजेपी को काउंटर करने की पूरी तैयारी कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, आज के मुद्दे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ के चुनाव में एक बार फिर मूछें दांव पर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि तब के दांव में वो मूछें स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव की थी और आज के दांव में कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत की हैं। ऐसा भी कहा जा रहा है कि हार जीत की बाजी लगने लगे, चुनाव में चुनौतियों का दौर शुरू हो जाए तो मान लेना चाहिए कि चुनाव अब बेहद करीब आ चुका है। दरअसल आज बीजेपी प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर राजधानी में बड़ा पॉलिटिकल शो कर रही थी, लेकिन इसी दौरान रामविचार नेताम ने यह कहकर चुनाव में चर्चा का एक नया दौर शुरू कर दिया कि बीजेपी जब तक सरकार नहीं बना लेती तब तक नंद कुमार साय बाल नहीं कटवाएंगे। खुद नंद कुमार साय ने भी इस चैलेंज को अपना समर्थन दिया है। इधर दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को लपका। अमरजीत भगत ने यह कहकर पलटवार कर दिया कि अगर हम सत्ता में नहीं लौटे
तो मैं मूंछ मुड़ा दूंगा। कुल मिलाकर अब चुनाव के दौर के बीच ऐसे चुनावी चैलेंज तो मिलते रहेंगे, लेकिन एक बात साफ हो चुकी है कि बीजेपी अब सभाओं की भीड़ देखकर कॉन्फिडेंस में लौटने लगी है। आज हम चर्चा चुनाव में हो रहे इस चैलेंज पर भी करेंगे और उस मुद्दे पर भी बात करेंगे कि बीजेपी और कांग्रेस के जीत के दावों के पीछे का कॉन्फिडेंस आखिर है क्या। हमारे साथ बातचीत करने के लिए तीन बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है रजनी सिंह जी, वरिष्ठ नेता हैं, बीजेपी के विधायक हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ डॉक्टर विनय जायसवाल मौजूद हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। हमारे साथ अनिरुद्ध दुबे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं रजनी जी के पास चलता हूं। रजनी जी, ऐसा तो नहीं कि भीड़ का घमंड तो नहीं आ गया बीजेपी को? चैलेंज भीड़ की बदौलत है या कोई प्लान है जीत का? रजनी जी देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी कभी किसी चीज को लेकर के घमंड नहीं करती। आप सब पिछले कई वर्षों से माननीय प्रधानमंत्री जी जब बने हैं, हम सेवा के रूप में ही काम कर रहे हैं, कभी इस चीज को अपने ऊपर हावी होने नहीं दिए। 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, कभी हम अपने ऊपर इन चीजों का, सत्ता का, इसको हावी नहीं होने दिए हैं। ये विषय राजनीतिक नहीं है, ये विषय गरीबों का विषय है, ये विषय चुनावी विषय नहीं है। इसको चुनाव की दृष्टि से जोड़ के नहीं देख रही भारतीय जनता पार्टी। 16 लाख परिवार, ऐसे गरीब परिवार, हम सबका सपना होता है अपने जीवन काल में कि कम से कम एक मकान बना लें, अपने बच्चों को सुरक्षित रखें, बारिश के दिन, गर्मी के दिन में बचा लें। फिर वो तो गरीबों का मामला है। ऐसे गरीब जो कच्चे मकान में रहते हैं, खपरेल के मकान में रहते हैं, ऐसे लोगों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 1.5 लाख रुपया दे करके पक्का मकान बनवाने का पूरे देश में संकल्प लिया और उस संकल्प को पूरे देश ने पूरा किया। छत्तीसगढ़ को छोड़ दें तो 2022 तक आज पूरे देश में ACCC जो 2011 की सूची है उसके आधार पर पूरे देश ने उसको पूरा कर लिया है। और छत्तीसगढ़ की सरकार 2018 में जब 17 दिसंबर को शपथ लेती है, आज दिनांक तक एक भी आवास पूरा नहीं हुआ। जिनका पहला किस्त मिला था उनको दूसरा नहीं मिला, दूसरा मिला था तीसरा नहीं मिला। कई स्वीकृत आवास थे, उनको बताया गया सरपंच के द्वारा कि तुम्हारा आवास हो गया है, वो बेचारा तोड़ लिया, अपना जो भी खपरेल का कच्चा मकान था तोड़ लिया और आज दर दर भटक रहा है। तो ऐसे 16 लाख परिवारों का इस सरकार को लगेगी और हम उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ये सरकार के बदलते तक लड़ेंगे। जायसवाल साहब, ऐसा डायलॉग तो बीजेपी का था या सिर्फ चर्चाओं में रहना चाहते हैं आपके मंत्री? मूंछों का दाव 2004 के लोकसभा चुनाव में स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव ने लगाया था। आप कहीं बीजेपी की चाल में नहीं फंसते जा रहे हैं? कोई प्लान है कि केवल फेमस होने के लिए मंत्री इस प्रकार के बयान देते हैं? जायसवाल साहब। आदित्य जी, एक बात आप समझ लीजिए कि जिस तरह से साया जी के बाल के बारे में राम जी बोल रहे थे, वो बेचारे घबरा रहे थे कि मैं तो बाल वैसे ही नहीं काटता हूँ और ये मेरे बाल के बारे में क्या बोल दूं। और माननीय मंत्री जी ने जो बात कही है बड़े दावे के साथ कही। उनको पता है कि जिस तरह से किसानों के लिए, जिस तरह से आदिवासियों के लिए, जिस तरह से गरीबों के लिए, जिस तरह से भूमिहीन कृषि मजदूरों के लिए, जिस तरह से युवा बेरोजगारों के लिए, मतलब काम जो हुआ है उससे पता चल गया है कि इस बार जो है भाजपा की हालत पिछले बार से भी पतली होने वाली है। और मैं ज्यादा इधर उधर घुमा के बात नहीं कर रहा हूँ, केवल रजनीश जी 2 सवालों का जवाब दे दें कि जिस तरह से गरीबों को ठगने का काम कर रहे हैं और ये मिस कॉल खेल रहे हैं, पूरा का पूरा डेटा दे दीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं सारे के सारे डेटा का परीक्षण कराएंगे और सबको आवाज देंगे। ये बोले ना, ये बोल नहीं सकते हैं। दूसरी बात, ये इनके नेता बोलते हैं कि 7 लाख मकान नहीं बना, कोई बोलता है 10 लाख मकान नहीं बना, कोई बोला 14 लाख नहीं बना। अरे आप मेरे को बताइए ना कि ये डेटा इनके पास आ कहां से रहा है। और दूसरी बात, जब सर्वेक्षण में 18 लाख आया, इनकी सरकार ने 11 लाख मकानों की स्वीकृति की, बोलती कि 7 लाख मकान हम बना दिए, तो ये 16 लाख का डेटा आया कहां से? ये क्यों मूर्ख बना रहे हैं? और दूसरी बात, शहरी आवास जो प्रधानमंत्री आवास है उसकी ये बात ही नहीं करते। ये जितना खर्चा किए थे उससे 8 गुना ज्यादा खर्चा ये सरकार की है, हमारी सरकार ने की है, उसकी ये बात नहीं कर रहे हैं। क्या है आदित्य जी, अब इनके पास कोई भी मुद्दा रह नहीं गया है। अब ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं गरीबों के लिए, इसके लिए। अरे ये बोलते थे 2100 रुपए धान का कीमत देंगे, 300 रुपए बोनस देंगे, कभी दिए क्या? 1,500 रुपए का चाइनीज मोबाइल। अरे ये लोग क्या बात करेंगे? आज जिस तरह से माननीय यशस्वी भूपेश बघेल जी ने हमारे मितानिन बहनों के लिए, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे कोटवारों के लिए, हमारे रसोइयों के लिए
हमारे होम गार्ड के लिए। अरे जिस तरह से काम किए हैं, पूरी घोषणाएं पूरी हो गई मतलब जायसवाल साहब जी। और इनको पता है कि अभी जो चुनाव अभी इस साल के अंत में होने वाला है, इनकी बुरी स्थिति होने वाली है। ठीक ठीक। अनिरुद्ध जी, आज की भीड़ क्या कहती है? लोकतंत्र में भीड़ का अपना महत्व होता है, किस तरह से देखते हैं आज की भीड़ को आप अनिरुद्ध जी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है 4 साल से विपक्ष में, और भीड़ आज दूसरी बार दिखी। एक तो जो है बेरोजगारी को लेकर आंदोलन था, तब भीड़ दिखी थी, और आज जो है आवास को लेकर जो आंदोलन था गरीबों के, तब भीड़ दिखी। लेकिन जहाँ तक कि मेरा मानना है कि जो पहली भीड़ थी बेरोजगारी को लेकर, उसकी तुलना में जो है आज का जो है आंदोलन वो थोड़ा ज़्यादा असरकारक रहेगा, क्योंकि सीधे सीधे एकदम आम जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लेकिन बात यह है समझने की, ये जो है एक आंकड़ा जो है बहुत उलझाव वाला लगता है और थोड़ा सा कंफ्यूज भी करता है कि जैसे आज भारतीय जनता पार्टी का जो है विधानसभा में जो स्थगन आया था, उसमें एक चीज़ ये बात थी कि 5 जनवरी 2023 की स्थिति में सभी जिलों में 7,79,581 मकान प्रतीक्षा सूची में हैं। तो क्या इतने हैं? फिर बीजेपी का ये भी कहना है कि 16 लाख मकान बनने हैं, और उनका ये भी कहना है कि हमारा जब 2015 में योजना आई, हमारा शासनकाल था तो करीब 8 लाख मकान बन चुके थे और 16 लाख बनने हैं। और फिर इधर छत्तीसगढ़ की बिमल चोपड़ा जी 18 लाख बता रहे थे आज। बिमल चोपड़ा जी 18 लाख, मतलब ये आंकड़े जो हैं, तो इसमें अगर कहीं कोई जाएगा तो बहुत बुरी तरह उलझ सकता है। लेकिन जो बात अब ये है कि जहां तक कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने कहा है, मतलब एक अप्रैल से अब नई तरीके से जो जनसंख्या का जो है वहाँ पे जो जनगणना होगी उस पर फिर जो आगे बढ़ेंगे। लेकिन फिर ये भी एक सोचने लायक बात है। देखिए, नीयत तो साफ होगी, निश्चित रूप से वो जमीन से जुड़े हुए नेता हैं, लेकिन समय कितना बचा है? अक्टूबर में चुनावी आचार संहिता आ जाएगी, चुनावी माहौल हो जाएगा, और सारी चीजें हैं, तो वक्त बहुत कम है इस पे। और कुल मिला के देखिए, आज बात यह है कि हम बिल्कुल दलगत राजनीति से अलग हटकर सोचें तो आज जो है सदन के भीतर, विधानसभा के भीतर धर्मलाल कौशिक जी ने जो एक बात कही वो बड़ी गौर करने लायक है। वो ये है कि उन्होंने कहा कि अगर कहीं प्रधानमंत्री आवास योजना में रुकावट नहीं आई होती तो उससे जो है यहाँ के कई श्रमिकों को रोजगार मिलता। सीमेंट, रेत, गिट्टी और छड़ें बिकती तो यहाँ के व्यापारियों को भी इसका जो है लाभ होता। ये बात तो थी। तो ये कुछ ऐसे पहलू हैं कि जो एकदम आखिरी में जाके सोचा जाना, नीचे तबके के लोगों के प्रति जो सोचा जाना चाहिए, वहां पे भी विचार करने की जरूरत है, और गरीबों का मकान तो बनना चाहिए। जी रजनीश जी, आज एक चीज प्रदर्शन में देखने को मिली, आखिरी समय तक डटे रहे बड़े बड़े नेता। क्या पार्टी का फरमान था? नहीं तो सभा के बाद तो देखते हैं हम लोग बड़े नेता अचानक गायब हो जाते हैं। आज आखिरी तक हर नेता, जब केंद्रीय जेल ले गए तब बृजमोहन अग्रवाल से लेकर सभी बड़े नेता, उधर अरुण साव, सभी ने मोर्चा संभाल के रखा था। क्या ऊपर से कोई हिदायत थी रंजीत जी? देखिए आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से ऐसी कोई हिदायत नहीं थी, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि ये सरकार ने जिस तरह से छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ लोगों को छला है, तो उनके हित के लिए, उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी कोई नेता अपने को नहीं मानता, हम सब कार्यकर्ता हैं, और अभी सदन से सड़क तक की लड़ाई हर मुद्दे पर इसी तरह से आपको देखने को मिलेगी। दूसरी बात, मैं बार बार आपसे आग्रह करता हूं, इन चीज़ों को बिल्कुल आप कंफ्यूज मत होइए। जो आंकड़े में कंफ्यूजन की बात और ऐसे लोग के द्वारा कहा जा रहा है, सरकार के जो मुखिया हैं, जो गंभीर संवेदनशील होना चाहिए जिस इस मुद्दे पर, वो इसमें बार बार डॉक्टर साहब कहाँ से 16 आए, कोई 10 बोल रहा है, कोई 12 बोल रहा है, बहुत कम शब्दों में समझा देता हूँ। इसके बाद जो होगा उसको अपने सरकार से पूछना, सरकार का लिखित जो 13 तारीख को जवाब दिया है उसको बता देता हूँ। पहले तो आप ये बताओ कि जो 2011 का ICC सूची जो है पूरे देश में लागू है, और जो सारे हितग्राही हैं उसका आप समर्थन करते हो कि नहीं करते हो? और दूसरा जो 12,000 करोड़ की बात कर रहे हैं केंद्र सरकार से मिलना है, छत्तीसगढ़ में 17,99,351 लोगों को इस सूची के अंतर्गत आवास मिलना था। 8 लाख आवास 2015 में जब शुरू हुआ, माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी ने पूर्ण किया। 3 लाख आवास स्वीकृत थे और उसमें किसी को पहला किस्त, किसी को दूसरा किस्त मिला हुआ था। 8 और 3 11 हो गया। 7 लाख आवास जो बचा था वो 18 हो गया। तो ये 3 लाख को बोलते हैं पूर्ण हो गया, जिसमें आज जवाब आया है कि इनका 16 लाख है। आज के जवाब में है 13 तारीख को 16,60,966 आवास का लक्ष्य दिया गया है, 12,73,000 वापस लिया गया है। ये सरकार का जवाब है। और दूसरी बात, मैं एक चीज और जोड़ देता हूं, 16 लाख कहां से आ रहा है? 7 लाख जो बचा है वो हुआ,
3 लाख जो 8 को 11 करके बता रहे हो आवास नहीं बना है 10 हुआ, और 6,85,000 जो आवास प्लस के नाम पर लिया गया था 2022 के बाद 2023 में छत्तीसगढ़ को छोड़ के अन्य राज्यों में आवास प्लस का काम शुरू हो गया है। डॉक्टर विनय जायसवाल जी थोड़ा अध्ययन कीजिए कि आवास प्लस क्या है। 16,85,000 मकान बनाने हैं, और नया इसको उलझाओ मत, गरीब की आह लगेगी ना तो पता लगेगा। अभी जाना क्षेत्र में बताना कि आप सब लोग का मकान बन गया है, अब भाजपा वाले से सूची मांगेंगे उसी को बनाएंगे। 16,85,000 मकान आपको बनाना है, और ये आंकड़ा आपका दिया हुआ है, मंत्री का दिया हुआ है, जो इसमें उन्होंने स्वीकार किया है 13,52,005 आवास। और जिन चीजों का जिक्र आदरणीय पत्रकार दुबे जी ने किया, 12,000 करोड़ रुपया, सिर्फ 12,200 करोड़ सिर्फ केंद्र सरकार से इनको मिलना था। सोचिए 12,000 करोड़, ये 100 करोड़ के काम का इतना ढिंढोरा पीसते हैं, 200 करोड़ का विज्ञापन देते हैं। 12,000 करोड़ छत्तीसगढ़ के गांव गरीब के लिए आता, गांव में कितनी उससे अर्थव्यवस्था में मजबूती मिलती, गांव को अपना जो सपना होता है गरीबों का वो सपना पूर्ण होता। ये सरकार निश्चित रूप से मान के चलिए कि आने वाले समय में ये जो आज जो स्वफुर्त जो आज भीड़ था, पूरे प्रदेश के लोग आज जो आक्रोशित हैं, हर वर्ग के लोग आक्रोशित हैं। ये अभी बात कर रहे थे कि हमने इसको दे दिया उसके दे दिया, रसोईया आज से फिर हड़ताल में चले गए हैं। डॉक्टर साहब आने वाले समय में देखिए जिनको दिए हो लालीपाप ना, सब आंदोलन में आने वाले हैं, तो भ्रम में मत रहिए, भूल जाइए और आज का संदेश को समझ लीजिए, अपने को सुधार लीजिए, नहीं तो आपको उखाड़ के फेंकने के लिए जनता तैयार बैठी है। ठीक। विनय जी, ये भीड़ कहीं डरा तो नहीं रही है? कांग्रेस जब विपक्ष में थी तो ऐसी भीड़ हम देखते थे, वही भीड़ आज बीजेपी दिखा रही है। सभी बड़े नेता अटैकिंग मोड पर आ गए। बीजेपी का भय तो नहीं नजर आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं, कुछ दिक्कत तो नहीं हो जाएगी? अरे आदित्य जी, अभी आपने देखा है कि 2 लाख की भीड़ का ये चैलेंज कर रहे थे, और हम लोगों को तो 10 से 15,000 भीड़ भी नहीं दिख रही है जो सूचना आई है। ये भीड़ किससे क्या डराएंगे? कांग्रेस को भीड़ से डराएंगे? अरे कांग्रेस कभी कहते थे बीजेपी अटैकिंग मोड पर नहीं आ रही, बीजेपी सड़क पर नहीं आ रही, बीजेपी विपक्ष की भूमिका नहीं निभा पा रही। अरे कम से कम विपक्ष की भूमिका में आ तो रही, धन्यवाद तो दे दीजिए। रजनीश जी दोस्त है, पूरा धन्यवाद है, रजनीश तुम्हारे मित्र है। आदित्य जी, एक बड़ा आदित्य भाई आप मेरे को ये बताओ, अभी कुछ दिन पहले ये अभी आवाज की बात कर रहे हैं, आखिरी में मारते मारते बोलता है कि इसी प्रकार कंफ्यूजन नहीं रहा, तो इसी प्रकार से हमारे मित्र कंफ्यूजन में है। 5,000 7,000 करो, आप लोग 5,000 7,000 और कल विधानसभा में अपने नेताओं को बोल देना कि 500-700 की भीड़ थी, बोल के आप लोग रहो 3-4 महीना और रहो, और अपने विधानसभा में जाकर बोलना कि भाजपा का आंदोलन बाकी जो देख रहे हैं सुन रहे हैं आपकी सांस। ये क्या बात करेंगे? ये इनसे 10 गुना ज्यादा पैसा दिए हैं, उसकी बात ही नहीं कर रहे थे कि हंस रहे हैं ये, क्योंकि इनके पास कोई जवाब नहीं है। दूसरा बात, ये इतने पिछले दरवाजे से चोरी करने वाली पार्टी है कि 2018 में आपको भी पता है 2018 में चुनाव था, ये मतगणना के पहले भी बड़े बड़े विशेषण है मेरे पास, लेकिन मैं उस स्तर में नहीं जाना चाहता। नहीं तो जो शब्द बोले उससे बड़े बड़े विशेषण है। आप लोग क्या क्या इस देश में किए हो, इस प्रदेश में किए हो, और अभी क्या कर रहे हो, और बार बार जो आरोप लगाते हो ना, ये घूम रहा है वो घूम रहा है, जाके सामने में टेंट लगा के हड़ताल में बैठते हो, तो छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। इसलिए पहले इधर उंगली उठाने पहले देख लो 4 उंगली इधर है, क्या क्या चल रहा है उसको सोच लो। ठीक। अनिरुद्ध जी, ये बीजेपी का क्या, ये जो आज का हम प्रदर्शन देख रहे हैं, फेस चेंज मान सकते हैं? बदली सी बीजेपी नजर आ रही है अनिरुद्ध जी? देखिए क्या है कि मतलब ये ऑफ द रिकॉर्ड बातें होती है, कहीं मीडिया में तो एकदम खुल के आई नहीं ये सब बातें, लेकिन माना यह जा रहा है कि जो इनके भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी ओम माथुर जी और सह प्रभारी नितिन नवीन जी का स्पष्ट निर्देश रहा है इनकी बैठक में, शायद गोपनीय बैठक भी रही हो, कि आपको बिल्कुल मतलब पूरी मुस्तैदी के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जुट जाना है, और ये आंदोलन जो है सदन से सड़क तक दिखे, मतलब एक गांव-गांव तक इसकी आग पहुंचे। जैसे मैं अपने मित्रों से सुनता रहा तो उसी की एक तस्वीर जो है आज नजर आई। और देखिए भीड़ पर इतना जोर दिया जा रहा था, 24 तारीख को जो है एक भीड़ पिक्चर भी आ रही है, उस भीड़ पिक्चर को जो है कांग्रेस भुनाने की पूरी तैयारी कर रही है, और भुनाना भी चाहिए। राजनीति में सब कुछ माफ है, लेकिन जहां तक कि आदित्य जी आप ये भी तो देखिए कि आज मतलब आज का पूरा दिन
सदन से सड़क तक का रहा। मतलब आज प्रश्नकाल में एक मुद्दा उठा, वो भी तो कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड था। शिवरतन जी ने, शर्मा जी ने उठाया कि हमको आने से रोका गया, मतलब वहां पे आने से रोका जा रहा था, 10 किलोमीटर घूम कर आए। उस बात को और विधायकों ने भी कहा। तो फिर यहां तक कि शून्यकाल में देर से बृजमोहन जी आए तो उन्होंने भी कहा कि मेरे को वीआईपी रोड तरफ रोक दिया गया था। वो बात हुई। फिर उसके बाद ये हुआ कि आज स्थगन आया था। मुद्दा यही था प्रधानमंत्री आवास, जिसमें सदन की कार्रवाई जो है 10 मिनट के लिए स्थगित भी हुई। उसके बाद सड़क में जो आंदोलन हुआ तो वो हुआ ही हुआ। तो कुल मिला के देखिए जो है आज जो है मतलब है ना, बैटरी जो है बहुत जबरदस्त चार्ज होती तो दिखी है भारतीय जनता पार्टी की। लेकिन कांग्रेस को भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि उनकी अपनी एक तैयारी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने एक बहुत बड़ा दांव तो खेल दिया है और कह दिया है, और पूरी गंभीरता भी होगी, मैं उससे कहीं कोई इंकार नहीं कर सकता। 1 अप्रैल वाला, उसको अप्रैल फुल ना माने, उसको बहुत गंभीरता से सीरियसली माने कि कुछ होगा। तो ये सब चीजें चलेगी तो अब जो है मामला बिल्कुल बराबरी का नजर आ रहा है इस एक मुद्दे पर। देखते हैं आगे क्या होता है। रजनी जी, आज जो आक्रामकता बहुत नजर आई भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन में, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ी, इस तैयारी से तो नहीं गए थे आप? क्योंकि आपको याद होगा एक लाठीचार्ज ने 2003 में आपकी सत्ता में वापसी कराई थी। रजनीश जी। आदित्य जी, भारतीय जनता पार्टी के यदि हम उत्पत्ति देखें, जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो यात्रा हुई है उसमें हम सब इसी प्रकार का आंदोलन लाठी खाते ही चले हैं। इसलिए लाठी चार्ज करना, दमनकारी सरकार को हमने, आप सब ने देखा है, आपातकाल इसी सरकार ने लगाया। बात बात पर 2000 से 2003 पर हर वर्ग पर लाठी चार्ज किया। तो हमको मालूम है ये दमनकारी सरकार है, और जब ये कुछ कर नहीं पाती, इनका राष्ट्रीय चरित्र रहा है इस पार्टी का कि जब कुछ नहीं कर पाती तो दमनकारी नीति अपनाती है। चाहे भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के ऊपर केस लगाएं, चाहे उनकी टारगेट किलिंग पर चुप्पी साधें, चाहे इस तरह के जो प्रजातांत्रिक आंदोलन है उसमें लाठीचार्ज करें, आंसू गैस फोड़ें। आज नेताओं के ऊपर टारगेट कर करके फोड़ा गया है, कई हमारे कार्यकर्ता घायल हुए हैं, कई हमारे नेताओं को चोट आई है। तो हम इनसे डरने वाले नहीं हैं, और ये जितना जुल्म करना चाहें वो करते रहें। हम इनका, मैंने पहले कहा कि इनका राष्ट्रीय चरित्र हमने देखा है कि इसी तरह के दमनकारी नीतियों में चलते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इनसे तब निपट लेती थी जब हम 2 थे। अरे आज तो भारतीय जनता पार्टी विश्व की बड़ी पार्टी है, 18 राज्यों में सरकार है, केंद्र में मजबूत सरकार, लोकप्रिय सरकार है, विश्व का सबसे मजबूत नेता हमारे साथ है। ये क्या हमको डराएंगे? ठीक। विनय जी, भाजपा ने आज दिल को छू लेने वाला मुद्दा तो उठाया है, सीधा आम आदमी से जुड़ा हुआ, जो राजनीतिक रूप से बड़ा नुकसान आने वाले समय में आपका कर सकता है। क्या तोड़ है आपके पास? अपने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चरित्र को बता रहे थे। पूरी देश जानती है, पूरे देश का आवाम जानता है कि पहले ये कंपनी की दलाली करने वाली पार्टी है। आजादी के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी में अंग्रेजों की दलाली करते थे, और आज जब मोदी और शाह जो बैठे हुए हैं देश में अडानी और अंबानी की दलाली करते हैं। ये दलाल लोग क्या समझाएंगे कि क्या राष्ट्र क्या होता है, राष्ट्रभक्ति क्या होती है? अरे कांग्रेस के लोग हैं, असहयोग आंदोलन किए, सत्याग्रह किए, भारत छोड़ो आंदोलन किए। मनेंद्रगढ़ में कौन कौन दलाली कर रहा है? देश के निर्माण तक का जो काम है, कोयला की दलाली कौन कौन कर रहा है मनेंद्रगढ़ में? जो माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार कर रही है, कौन कौन कर रहा है? कोयला के आदिवासियों के लिए, किसका किसका हाथ और चेहरा पुता हुआ है कोयला की दलाली में? खत्म है। कोयला की दलाली में मनेंद्रगढ़ में, आपके विधानसभा क्षेत्र में किसका हाथ और मुंह पुता हुआ है? कौन सा दलाल है? अडानी और अंबानी की किसका सह है? देश के संस्थानों का दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ, आप नाम लिए ना, उन्हीं के खदान से क्या क्या दलाली हो रहा है, कौन करवा रहा है? आदित्य जी ये बात बोलना चाहता हूं। थोड़ा उधर झांक लो, अपने तरफ झांक के देखो मनेंद्रगढ़ में कौन कौन क्या क्या कर रहा है, उसके बाद फिर दलाली की बात करना। माननीय डॉक्टर साहब, पनामा से लेके जो जिस मुद्दे पर बहस हो रही है उस मुद्दे पर रहो। कल बोला गया था ना विधानसभा में, अडानी की बात करते हो, कौन दिया उनको कोयला ब्लॉक? छाती ठोक के बोले थे कि नहीं मिलेगा इनको कोयला ब्लॉक, महानदी का कोल ब्लॉक आवंटन नहीं होगा। किसने दिया पर्यावरण की मंजूरी? किसने कोल ब्लॉक चलाने का दिया? कल विधानसभा में थे ना। अरे उन्हीं से पोषित हो और उन्हीं के दम पर सरकार बनी है, उन्हीं से पैसा लेकर के। भीड़ और वोट दो अलग अलग चीजें होती हैं। चुनावी सभा में आई भीड़ वोट में कन्वर्ट नहीं होती, लेकिन आज जो भीड़ दिखी, क्या ये वाकई में बीजेपी के वोटर हैं? क्या लगता है आपको कि ये वोट में कन्वर्ट हो पाएंगे अमृत जी? देखिए क्या है कि किसी भी राजनीतिक पार्टी का कोई आंदोलन होता है तो उसमें निरंतरता की जरूरत होती है। आज भूपेश बघेल जी की सत्ता आई तो उनके प्रयास और उनके आंदोलन की निरंतरता की वजह से। देखिए क्या है कि आप इसको देख लीजिए, जो बेरोजगारी का जो आंदोलन था भारतीय जनता पार्टी का और ये आंदोलन, एक कुछ महीनों का गैप था।
हालांकि छोटे छोटे अपना आदिवासी आरक्षण का आंदोलन भी हुआ, शराब को लेकर भी हुआ, लेकिन क्या है कि निरंतरता कितनी बीजेपी रख पाएगी, बिल्कुल मतलब वो एकदम इलेक्शन तक इस पर सारा कुछ दारोमदार रहेगा। तो ये एक निरंतरता की बात, मैं इसके पक्ष में हूं। और देखिए बत्ती तो सुलग चुकी है, अब आग कहां तक फैलती है ये देखने की बात रहेगी आदित्य जी। तो देखिए चुनावी मोड पर भारतीय जनता पार्टी आ गई और निश्चित तौर पर होना भी चाहिए। सशक्त विपक्ष की भूमिका बहुत जरूरी है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए, और सरकार के लिए भी जरूरी है कि विपक्ष खड़ा रहे जनता के साथ, ताकि जो गलतियां हो रही है, जो चूक हो रही है, विपक्ष लगातार उस पर अपना ध्यान आकर्षित करे और सरकार को लगातार ध्यान भी दिलाते रहे कि कहां गलत हो रहा है, क्या चीजों पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री आवास योजना निश्चित तौर पर वो योजना है जिसको लेकर आम आदमी का जुड़ाव अपने आप इस योजना में, क्योंकि हर गरीब चाहता है कि उसका एक मकान हो, उसके सर में एक छत हो। अगर वो छत नसीब नहीं हो रही है, निश्चित तौर पर क्यों नहीं हो रही है, इसके पहलू पर गौर करने की जरूरत है। फिलहाल आज भारतीय जनता पार्टी का जो आंदोलन रहा, निश्चित तौर पर वो आंदोलन पहले के जितने आंदोलन हो उससे बहुत बेहतर दिखा, बड़े नेताओं में सामंजस्य दिखा। और एक बात बहुत साफ है, कम से कम विपक्ष की जो दौड़ होनी चाहिए वो दौड़ती हुई भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर सड़क तक नजर आई। आप सभी लोग हमें साथ जुड़े, आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के मुद्दे फिलहाल इतना ही, कल किसी अन्य मुद्दे पर फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।